मेरा सपना था कि मैं वकील बनूं, लेकिन मैं 12वीं तक ही पढ़ पाई। 60-70 रुपए पे करने के लिए आप काम करती थी। के लिए मैं माल बनाती थी पार्ट टाइम। राशन फ्री नहीं चाहिए, मुझे 5 किलो खा के जिंदा नहीं रहना, मुझे मुझे मेरी बच्ची के लिए शिक्षा चाहिए। मैं नहीं पढ़ पाई, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची पढ़ लिख जाए। कौन से सनातनी है जो भगवान श्री कृष्ण से भी बड़े हैं? श्री राम जी ने अपने बाल बच्चे अपनी सुख सुविधा सब प्रजा के लिए छोड़ी, और ये लोग प्रजा को लूट रहे हैं। यहाँ इनकी प्रजा मर रही है, स्टूडेंट भूखे मर रहे हैं। ये राम कहाँ चलाएंगे? देश में एक तरफ पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर जो देश के युवा हैं वो प्रदर्शन में बैठे हैं, वहीं पर हमें नसीमा मिली। ये देखिए, नसीमा को दिखा देते हैं हम आपको। नसीमा के हाथ में आप इस तरीके का पोस्टर देखेंगे जिसमें नसीमा कहती है कि आपको राशन फ्री मिल सकता है लेकिन शिक्षा मुफ्त नहीं मिलेगी, क्योंकि जो वर्तमान की या जो पिछली सरकारें, जो या देश आजाद होने के बाद जो भी सरकारें रही, उन्हें सिर्फ मतदाता चाहिए, वो भी जिंदा मतदाता चाहिए जो सिर्फ वोट डाल सके, लेकिन उन्हें जागरूक मतदाता नहीं चाहिए। जागरूक का मतलब कि आप कोई भी सरकार हो, जाइए वोट दबाकर देकर चले आइए, सवाल जवाब मत करिए। अगर सवाल जवाब करेंगे तो शायद उसका खामियाजा आपको दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे युवाओं के तरीके से झेलना पड़ेगा। नसीमा से बात करते हैं। नसीमा, जिस तरीके से आप, मैं बहुत काफी लंबे समय से, आप 13 दिन हो गए हैं, मैं जंतर मंतर पर कवर कर रहा हूँ। अभी मैं देख रहा था आप बोलते बोलते कुछ रोने लगी थी, आखिर रो क्यों रही थी? देखिए, मैं तो, आपने मुझे समझा दिया, दर्शकों से क्या कहना चाहती है, यहाँ क्यों आई है? एक तरफ पेपर लीक की बात हो रही है और आप यहाँ आई हैं, किस लिए आई हैं और क्यों रो रही है? देखिए, मैं तो सिर्फ 12वीं तक पढ़ पाई, क्योंकि 12वीं तक की मैं 12वीं तक ही पढ़ पाई हूँ, क्योंकि मैं 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त कर सकती थी। 12वीं तक क्या है, सरकारी स्कूलों में आप 60-70 रुपए मेरे टाइम पे फीस दे के आप पढ़ सकते थे 12वीं तक। तो मैं 12वीं तक पढ़ी। 12वीं के बाद मेरा सपना था कि मैं वकील बनूं, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, पहले तो सरकारी यूनिवर्सिटी में आपको क्लैट क्लियर करना पड़ेगा उसी की, और 18% जीएसटी है जितनी भी कोचिंग वगैरह है सबको लेके। तो 18% जीएसटी मिला के क्लैट वगैरह की अगर मैं कोचिंग वगैरह लेती हूँ तो मुझे लाख रुपए चाहिए। मेरे पास तो इतना पैसा नहीं था। क्लैट को छोड़ू, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देखूं तो उसमें एजुकेशन ही मतलब स्टार्टिंग ही 1-1.5 लाख रुपए से 1 साल की होती है। 5 साल की BA LLB होती है, ठीक है। 5 साल के लिए यानी 5-6 लाख रुपए मैं कहाँ से लाऊं? 5-6 लाख रुपए भी मेरे पास नहीं थे। मैं छोटी सी रिसेप्शनिस्ट या सेल्स पर्सन की जॉब्स करके अपना गुजारा करती हूँ। मेरे हस्बैंड टेम्पू चलाते हैं और मेरी एक 4 साल की बच्ची है। मैं सोचती हूँ कि हम लोग आने वाले टाइम पे मेरी बच्ची को शिक्षा के लिए प्रॉब्लम ना हो। मुझे राशन फ्री नहीं चाहिए, मुझे 5 किलो खा के जिंदा नहीं रहना, मुझे मुझे मेरी बच्ची के लिए शिक्षा चाहिए, अफोर्डेबल, मुझे अफोर्डेबल एजुकेशन चाहिए। मैं नहीं पढ़ पाई, मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची पढ़ लिख जाए। नहीं, आपने कहा कि आपने 12वीं तक पढ़ाई करी। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजेस हैं, तमाम ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत कम दाम में आपको शिक्षा देते हैं। तो अगर आपको एडवोकेट की पढ़ाई करनी ही थी तो आपने उस तरफ का रास्ता क्यों नहीं चुना? आप उस तरफ भी तो जा सकते थे। सरकारी संस्थानें बहुत हैं, बहुत ऐसी संस्थानें जो मुफ्त में या कम दाम में पढ़ाते हैं। जी, उनका भी देखिए, मैंने बताया उनकी स्कॉलरशिप्स होती हैं, मार्क्स होते हैं। मार्क्स किसके आते हैं? जो अच्छा ट्यूशन लेगा। ऐसे तो नहीं आप घर के भी काम कर रहे हो। मैं जो हूँ अपनी 60-70 रुपए फीस भरने के लिए भी, और आप देखो कि 8वीं के बाद तो किताबें भी बाहर से खरीदनी पड़ती हैं, है ना। अगर आप सेकंड हैंड भी कोर्स ले रहे हो तो वो भी आपको पड़ता ही है 1-2 हजार रुपए का। तो उसके लिए मैं माल बनाती थी पार्ट टाइम, और मैं उसमें 60-70 रुपए पे करने के लिए आप काम करती थी? जी, मुझे घर पार्ट टाइम जैसे माल बना, आप देखो 2 रुपए 3 रुपए की किलो भर का माल बनाना पड़ता है जो घर में माल आते हैं। जो घर की लोकल महिलाएं होंगी ना, वो इस बात को समझेंगी, वो इस काम को कर रही हैं। नग लगाने का और बहुत सा काम, चुन्नी में कुछ सुई धागा पिरोने का, ये सारा काम करते हैं। तो हमें 2-3 रुपए, जैसे दिन के 10-20 रुपए बनते हैं, उसमें हम थोड़ा सा अपना पेन पेंसिल कॉपी किताब कुछ तो लेंगे। घर से कोई सपोर्ट नहीं था तो पार्ट टाइम माल बना रहे हैं, फिर पढ़ रहे हैं, फिर स्कूल का होमवर्क पूरा कर रहे हैं। इसमें मार्क्स क्या है, सिर्फ पास ही हो जाए बहुत बड़ी बात है, मेरिट लिस्ट कहाँ से लाएंगे? फिर उसके बाद क्लैट क्लियर, जितनी भी आप संस्थाएं कह रहे हो ना, वो हेल्प उनकी करती है जो क्लैट क्लियर करेगा। क्लैट क्लियर करने के लिए मैंने पहले ही बताया 18% जीएसटी लगा दी इन लोगों ने। 18% जीएसटी लगा दी, सारी कोचिंग सेंटर वगैरह 18% बढ़ाकर ही ले रहे हैं पैसा। अच्छा, क्या कभी ऐसा भी दिन रहा हो कि 70 रुपए पे करने के लिए टीचर ने कह दिया हो कि बाहर खड़ी हो जाओ, फीस नहीं? उसके लिए तो क्या है, टीचर्स बहुत सपोर्टेबल थी। उन्होंने कहा आप फीस माफी का लिखो, हम माफ करा। मैंने 2 बार अपनी फीस माफी का भी लिखा हुआ है स्कूल में। मेरी मैम थी विनीता मैम,
तो वो मुझे बहुत ही सपोर्टेबल थी। एक बार मेरी बहन आई तो वो कहने लगी हम बच्चों की शिकायत करते हैं और किसी बच्चों को हम हौसला देने के लिए खड़े हैं यहाँ पे। ये सब 70 रुपए फीस माफ करानी पड़ी, इतनी आर्थिक मजबूर हैं आप? उस आप देखो ना कि हमारे भारत देश में आप 70 रुपए की बात करो, 200 रुपए के लिए एक माँ ने अपने सारे सर के बाल बेच दिए थे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। वो वाली स्टोरी देखी थी आपने? तो जब 200 रुपए के लिए वो अपने सर के सारे बाल, महिलाओं के लिए उनके बाल, उनका आत्मसम्मान, उनका स्वाभिमान सब होते हैं, उन्होंने 200 रुपए के लिए अपने बाल बेचे। इतनी मजबूरी उनको आ सकती है अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, वो अपने सारे बाल बेच सकती हैं। मुझे मजबूरी नहीं आ सकती, मैं भी तो एक महिला हूँ, मुझे भी तो कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा, आप कह रही हैं घर का कोई सपोर्ट नहीं है, घर में कौन था? मम्मी पापा भाई बहन कोई, मतलब वो लोग भी सपोर्ट नहीं करते थे? था कौन कौन घर में? देखिए बाकी सबकी भी अपनी जिंदगी है, भाई बहनों की, ठीक है। बहनें जो हैं वो घर संभाल रही हैं, पिताजी जो हैं वो अपने मस्त हैं, और जो मदर है ना मेरी, वो जब मैं 2-1.5 साल की थी तब एक्सपायर हो गई थी। मैंने उन्हें देखा भी नहीं, अपनी मदर को। और मदर के एक्सपायर होने के बाद पापा ने पाला पोसा, लेकिन वो उस तरीके से नहीं कर पाए। 5 भाई बहन हैं हम, 5 बच्चे हैं। अब 5 बच्चों में वो खिलाई लें इतनी महंगाई में, अच्छा पहना लें, अच्छा खिलाई लें, एजुकेशन तो आप भूल ही जाओ। अभी मैं देख रहा था आप किसी से बात कर रही थी, कह रही थी कि हम 5 भाई बहन हैं और जो बहनें हैं उनकी शादी हो गई है, और आप फिर बोलते बोलते शायद इसी वजह से आप रोने लगी थी। आप कह रही थी कि भाई घर नहीं संभालते, भाई बहुत नशे का आदी हो चुके हैं। वही हाल आपके पिताजी का भी है। क्या इस बात में दम है? क्या क्या ये हकीकत है? क्या शायद यही एक कारण था कि स्कूल में 70 रुपए फीस माफ करानी पड़ रही थी? जी, देखिए जो मेरे पिताजी थे, मेरी मदर की तो डेथ का कारण ही मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी की ड्रिंक की आदत थी। उन्होंने उनकी हेल्थ पे ध्यान नहीं दिया कभी, अपने ड्रिंक करने में ध्यान दिया, ठीक है। दूसरी क्या बात हुई कि मेरे जो भाई और दोनों भाई है ना, वो भी धीरे धीरे नशे में पड़ते रहे, क्योंकि जहाँ मैं रहती हूँ, जिस क्षेत्र में मैं रहती हूँ, करावल नगर दिल्ली, वहां पे खुलेआम नशा बिकता है। और अगर कोई उसको बता देना कि यहाँ नशा बिक रहा है, इस कोने में नशा बिक रहा है या इस गली में नशा बिक रहा है, तो उस इंसान को खुलेआम छुरियां पड़ती हैं। मेरे खुद के भाई को 3 चाकू पड़े हैं, मैं फोटो दिखा सकती हूँ फोन में। हॉस्पिटल में एडमिट वो GTV में हुआ था, और उसने डर के मारे कबूल नहीं किया कि उसे वो 3 छुरी किसने मारी। वो बहुत ज्यादा नशे का एडिक्ट था, वो नशा लेने गया था, और नशे बेचने वाले को ये डर लगा कि कहीं वो पुलिस को ना बता दे, इसलिए उसे 3 छुरियां मारी। करावल नगर में रहती है? जी, मैं करावल नगर में रहती हूँ। सीलमपुर, जाफराबाद, वेलकम, करावल नगर और इसके आसपास के क्षेत्रों में खुलेआम नशा बिकता है, खुलेआम। छोटे छोटे बच्चे, 9-9 साल के, 8-8 साल के बच्चे सिगरेट में डाल डाल के स्मैक, गांजा और पता नहीं कितने प्रकार के नशे करते हैं। कच्ची शराब, देशी शराब का ठेका तो मेरी 4 गली छोड़ कर ही है, साहसियों का। लेकिन दिल्ली के जो कैबिनेट मंत्री हैं कपिल मिश्रा, करावल नगर विधानसभा से आते हैं, वो तो कहते हैं हमने दिल्ली को नशा मुक्त बना दिया है, दिल्ली में बहुत चार चांद लग रहे हैं, विकसित दिल्ली की ओर जा रही है, और आप कह रही है करावल नगर में शराब बिक रही है। झूठ कौन बोल रहा है? आप बोल रही हैं या वो कैबिनेट मंत्री साहब बोल रहे हैं, जो भगवा का बहुत कहते हैं कि आज दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं? कौन झूठ बोल रहा है? गरीब तो झूठ ही बोलता है जी, गरीब तो झूठ ही बोलता है। गरीब तो कभी सच बोलता ही नहीं है। गरीब तो सारे झूठे हैं, हम लोग तो कॉकरोच हैं, हम लोग तो टेररिस्ट हैं, है ना। और जिन आप कपिल मिश्रा की बात कर रही है ना, मैंने तो कभी उनकी शक्ल भी नहीं देखी। कपिल मिश्रा जी दिखते कैसे हैं? करावल नगर में कभी झांकने आए भी हैं कि नहीं है? अगर मैं कह रही हूँ जो विधायक हैं, मैं कह रही हूँ उनको भी 1-1 हफ्ते विजिट देनी चाहिए इन गलियों में रहने की। इनके बच्चों को भी उन्हीं स्कूलों में पढ़ना चाहिए जिन स्कूलों में हम पढ़ते हैं। मैं जिस टाइम पे स्कूल में पढ़ती थी, केजरीवाल जी की सरकार थी, तो मेरा एडमिशन 9th में हुआ था, जब गवर्नमेंट स्कूल में 9th में गई थी मैं, हायर उसके लिए, जैसे छोटे वाले स्कूल से निकल के बड़े में जाते हैं। तो जब इतनी बुरी हालत थी कि हम कट्टा लेके जाते थे, तो तब केजरीवाल सरकार जी ने, फिर ये कहूंगी कि मैं स्कूल की डेवलपमेंट उन्होंने बहुत अच्छी करी। उन्होंने मेरी 10वीं की बोर्ड की फीस भी माफ करी, इसके लिए उनको थैंक्स है। तो अच्छा, एक चीज और समझाओ। जब मैं लोगों से अभी देख रहा था, तो आप, क्योंकि मैं आपको बहुत देर से देख रहा हूँ, आप लोगों से राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम बोल रही थी, ये क्या था? ये नहीं समझ में आया। जब नाम तो आपने लिखा नसीमा खान, लेकिन आप लोगों से लगातार कह रही हैं राधे राधे भैया, जय श्री कृष्ण भैया, जय श्री राम, ये क्या था? मतलब लोग तो कहते हैं कि हिंदू और वर्सेस मुसलमान, और आप तो यहाँ जय श्री कृष्ण के अलावा कुछ था ही नहीं आपकी जुबान पर। रस खान जी को जानते हैं? रस खान जी को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता। फिर तो आप बहुत गलत इंसान से सवाल पूछ रहे हैं।
रसखान जी थे, जो भगवान जी ने रसखान जी से नहीं पूछा कि तू टोपी लगाता है, नॉनवेज खाता है, नमाज पढ़ता है, मेरे दर पे क्या कर रहा है। रसखान जी ने रसखान जी को दर्शन दिए, अपने भव्य दर्शन दिए श्री कृष्ण जी ने, और उन्होंने एक बार ये नहीं पूछा रसखान तुम तो मुसलमान हो। फिर ये कौन से सनातनी है जो भगवान श्री कृष्ण से भी बड़े हैं, ये कह रहे हैं हिंदू मुसलमान। भगवान श्री कृष्ण को भी सिखा दो यार, उनकी मतलब पता नहीं भगवान श्री कृष्ण से गलती हो गई और रसखान जी को दर्शन दे दिए। भगवान श्री कृष्ण को पता नहीं होगा रसखान जी मुसलमान है। मैं सनातनियों से दरखास्त करती हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को लेटर लिखें। बड़े बड़े जो सन्यासी हैं जो डायरेक्ट भगवान से बात कर लेते हैं, कुछ लोग तो भगवान जी को कॉल लगा लेते हैं। शायद मैं कहूंगी भगवान जी को कॉल लगाइए और बोलिए श्री कृष्ण जी आपका रॉन्ग नंबर लगा है, रसखान जी मुसलमान है, उन्हें क्यों दर्शन दे दिए। तो हमारी ऑडियंस से कुछ कहना चाहती हैं क्या श्री कृष्ण जी से या प्रभु श्री राम से या राधे राधे कहने में कोई परहेज आपको? नहीं, जय श्री राम जी से तो बेहतर भगवान कोई और नहीं है। श्री राम जी से तो न्याय प्रिय और कोई नहीं है। ऐसा कौन होगा। श्री राम जी ने अपने बाल बच्चे, अपनी सुख सुविधा सब प्रजा के लिए छोड़ी, और ये लोग प्रजा को लूट रहे हैं। यहाँ इनकी प्रजा मर रही है, स्टूडेंट भूखे मर रहे हैं। ये राम राज्य लाएंगे। राम राज्य में किसने सुसाइड की थी राम राज्य में, बताइए कौन थे। राम राज्य में राम जी जिस स्कूल में पढ़ते थे उसी स्कूल में आम व्यक्ति पढ़ता था। राजा का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में आम बच्चा भी पढ़ रहा है। और श्री कृष्ण की बात देखिए तो सुदामा जी और श्री कृष्ण गुरुकुल में साथ पढ़ रहे हैं। सुदामा जी कितने गरीब परिवार से सुदामा जी, और कहाँ राजा के बेटे श्री कृष्ण जी, और साथ गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, और नंगे पैर दौड़ आए सुदामा जी को मिलने के लिए। तो ये थे राजा, ये थे राम राज, ये था कृष्ण राज। इन लोगों के लिए नहीं है राम राज, ये तो लूट रहे हैं राम जी के नाम पे। पर हमारे दिलों में है जय श्री राम। आज मन में आज भी मलाल रहता है कि अगर शिक्षा फ्री होती तो मैं वकील तो जरूर बन गई होती। मन में आज भी मलाल रहता है, बहुत मलाल रहता है। पर मैं तो वकील, देखिए मलाल नहीं, मैं तो अभी भी कोशिश कर रही हूँ। मैं पैसे जोड़ रही हूँ, FD वगैरह मैंने करा रखी, थोड़े थोड़े पैसे जोड़ रही हूँ, चाहे मैं अपनी आखिरी सांस तक, और मैं बन के तो रहूंगी। शादी हो गई आपकी? जी हाँ, मेरी शादी हो गई है। मेरे हस्बैंड का नाम है विक्रम तोमर। मेरी एक बेटी है 4 साल की, उसका नाम अनायशा है। अनायशा का मतलब? अनायशा का मतलब होता है स्पेशल, खास। सबसे ज्यादा तो मैं पिसा ना। तो आपके पति हिंदू हैं? जी हाँ, मेरे पति राजपूत हैं। भैया गलत है, मैं इसलिए कर रही हूँ। ठीक है, तो मतलब आप चाहती हैं कि इसलिए आप यहाँ जंतर मंतर पर आई हैं कि देश में शिक्षा या तो सस्ती हो जाए या मुफ्त हो जाए, ताकि आप जैसे जरूरतमंद लोगों को शिक्षा मिल सके। जी हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आप अपना राशन अपने घरों में डलवा लीजिए, अपना राशन खुद खा लीजिए, हमें शिक्षा दे दीजिए। उस बेचारे की कमाई है, वो ठीक आग लगाई। ये नसीमा है। नसीमा कहती हैं कि जिस तरीके से देश के हालात हैं, शायद इन हालातों के चलते आज ये वकील नहीं बन पाई, लेकिन कहती हैं कि वो जो मन में इनके संकल्प है उसको जरूर पूरा करेंगे। अपनी पाई जोड़ रही हैं, नौकरी कर रही हैं, चंद रुपयों की नौकरी कर रही हैं, लेकिन कह रही हैं उन्हीं रुपयों से एक ना एक दिन वकील जरूर बनूंगी। और साथ ही साथ सरकार से कहती हैं कि देश के युवाओं पर ध्यान दीजिए, देश के वर्तमान वातावरण पर ध्यान दीजिए, क्योंकि देश जिस ओर जा रहा है उसको लेकर युवा बहुत चिंतित है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला।